प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय की इस वीडियो कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हम भारतेंदु युग पर चर्चा कर रहे थे, नाटकों के विकास क्रम के अंतर्गत। और इस विकास क्रम का अध्ययन करते समय हमने ये जान लिया था कि भारतेंदु युग के नाटक जो थे वो कितने प्रकार के नाटक थे, या इसमें जो नाटककार हुए उनमें भारतेंदु प्रमुख थे, इनके अन्य साथी नाटककार कौन थे और इन्होंने किस किस प्रकार के नाटकों का जो है प्रस्तुतिकरण हमारे सामने किया या उनकी रचना करके हमारे सामने लाए। आज हम इन सब के अध्ययन के पश्चात इस युग के नाटकों की जो विशेषताएं हमारे सामने उभर करके आती है, उन विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि कई रचनाकार हुए, कई नाटक हुए, भारतेंदु मंडली में बहुत से नाटककार रहे हैं और कुछ को उसमें अधिक महत्व हम लोगों ने दिया है, या उनकी रचना के स्तर के हिसाब से उनको अधिक महत्व जनता में मिला। और हर एक की अपनी एक अलग विशेषता रही, हर एक ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार समस्याओं को उठाने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पर नाटकों की विशेषताएं भी बहुत सी जो थी वो हमारे सामने निकल कर के आई। उन्हीं विशेषताओं को हम बिंदुओं के अंतर्गत लेते हुए देखेंगे। पहली जो विशेषता हमारे सामने निकल करके हम ये सब कह सकते हैं आई, वो थी कि इन्होंने किस समय की कथाओं को अपने नाटकों में लिया। उस समय बहुत से जो समय थे, प्राचीन काल का समय था, मध्यकाल का समय था, या आधुनिक काल में भी इनसे पूर्व का समय था, उन परिस्थितियों का अध्ययन इस युग के साहित्यकारों ने किया था। तो जब उनका अध्ययन किया तो उनके सामने वो परिस्थितियां भी आई, और आधुनिक परिस्थितियों में तो ये पल बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनके मस्तिष्क में ये बात थी कि आधुनिक काल पिछले काल से, जिस काल की वो तुलना करना चाहते हैं या जिस काल की विशेषताओं को इस काल में हमारे सामने रखना चाहते हैं, उस काल को जोड़ने की कोशिश उनकी रही। तो पौराणिक काल तक गए और पौराणिक काल की कथाओं को इन्होंने अपने नाटकों में स्थान दिया। ये इनकी एक विशेषता हम कह सकते हैं। पौराणिक जो इतिहास से पहले की हैं, पुराणों की जो पुराण हमारे हुए हैं, उस समय की कथाएं, उस समय के घटनाक्रम इन्होंने अपने नाटकों में रखे। और ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उन नाटकों को, उस नाटकों की परिस्थिति, उन समय की परिस्थितियों को इस समय की परिस्थितियों के साथ जोड़ करके देखा। इसी तरह से दूसरी जो बात इनके नाटकों में विशेष थी वो थी कि इन नाटकों की पृष्ठभूमि, इनमें से बहुत से नाटकों की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रही है। आज़ादी का समय था, आज़ादी का संघर्ष चल रहा था और जनता में जागृति लानी थी। तो हमारे इतिहास के उन सुनहरे पृष्ठों को हमारे सामने, उस समय की जनता के सामने लाना था। तो उन स्वर्णिम घटनाओं को इन्होंने अपने नाटकों में स्थान दिया। तो उन नाटकों की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रही थी। तीसरी बात जो है, उस समय हिंदी में
नाटकों को चालू हुए, प्रारंभ हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ था। तो हिंदी में नाटक जो थे वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए नहीं थे, और दूसरी भाषाओं के नाटक उस समय काफ़ी आगे बढ़े हुए थे। उनमें विषयों का वैविध्य था, तरह तरह के विषय उन्होंने उठाए थे और बहुत सशक्त तरीके से उठाए थे। तो उन नाटकों से प्रभावित होने के कारण इन्होंने अनुवाद पर भी अधिक जोर दिया। तो आपको इस युग में अनुवादित नाटक काफ़ी अधिक मिल जाते हैं। एक और विशेषता जो निकल कर के आती है वो ये है कि साहित्यकार किसी भी समय का हो, वह अपने समय की परिस्थितियों से अछूता नहीं रह सकता। वो उन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। समाज का प्रभाव परिस्थितियों पर और परिस्थितियों का प्रभाव समाज पर जो पड़ता है उसका निरीक्षण वो करता है, और इस युग के लेखकों ने भी किया। और इसको हम विशेष कहेंगे क्योंकि ये प्रारंभिक काल था और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन इस समय तक दबाया जा चुका था, 1857 का। तो निश्चित तौर पर उस समय हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां फैली हुई थी, वरना इतने बड़े देश के इतने लोग यदि एक सामान्य सी कंपनी का, जो कि हमारे यहाँ व्यापार करने आई थी और हमारे शासक बन गई, वो संभव नहीं होता यदि हमारे भीतर बुराइयां नहीं होती। तो तात्कालिक जो हमारी दुर्दशा थी, हमारे देश में, हमारे देश के समाज में, विभिन्न संप्रदायों में जो बुराइयां फैली हुई थी, उन बुराइयों पर अपनी दृष्टि डाली और उन बुराइयों का प्रत्यक्षीकरण कर उन बुराइयों से हमें बचने की राह दिखाई, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया। इसके अलावा इन्हीं बुराइयों के अंतर्गत उस समय हमारे समाज में बहुत सी सामाजिक कुरीतियां फैल गई थी। आज भी बहुत सी कुरीतियां हैं, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा थी और उनका दुष्प्रभाव भी समाज पर बहुत अधिक था। बाल विवाह हुआ करते थे, विधवाओं की स्थिति बड़ी खराब थी। इसके अलावा और भी बहुत से जो कारण थे, जो कुप्रथाएं थी, कुरीतियां थी, वो चलती थी। उन कुरीतियों पर ऊपर हमने कहा कि बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। यहाँ एक अलग तरीका अपनाया इन्होंने कुछ नाटकों के माध्यम से, कि इन्होंने उन बुराइयों को, उन कुरीतियों को जो हमारे समाज में फैली हुई थी, उसको हास्य और व्यंग्यपूर्ण शैली में नाटक लिख करके उन पर प्रहार किया। हो सकता है कई बार गंभीर बात करने से उसका प्रभाव नहीं हो, लेकिन वही बात जब व्यंग्य के रूप में कही जाती है, हास्य के रूप में कही जाती है, तो एक आम व्यक्ति जो है उस पर उसका प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है। तो इन्होंने हास्य और व्यंग्यपूर्ण नाटक लिख करके सामाजिक बुराइयों पर चोट की। एक और विशेषता इसके साथ साथ निकल के आती है कि बुराइयों को दिखाना और उनको दूर करने का प्रयास करना, ये तो साहित्यकारों का एक मुख्य कार्य होता है, और इस समय के लोगों ने भी ये कार्य किया। तो उसके साथ साथ एक चीज़ और हमारे सामने निकल कर के आती है, जिसे हम इस साहित्य की विशेषता कह सकते हैं, इस समय के साहित्य की विशेषता कह सकते हैं, कि इन्होंने
साहित्य का जो पहले एक उद्देश्य माना जाता था मनोरंजन, उस मनोरंजन के साथ साथ उसी के माध्यम से उस समय के तात्कालिक जनमानस को जागृत करने और आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए किया। इसके अलावा एक और विशेषता हमारे सामने निकल करके आती है कि जब इस तरह की परिस्थितियां होती है, समाज पथभ्रष्ट हो जाता है, लोग बुराइयों के दुष्प्रभाव में आ जाते हैं, तो कुछ मानवीय प्रवृत्तियां होती है जिनका अभाव हो जाता है। उन कम हुई मानवीय प्रवृत्तियों को जो है उनके प्रति आस्था उत्पन्न करना इस समय के साहित्यकारों का एक प्रमुख उद्देश्य हो गया था। नाटकों में उनको लिया। इसी का परिणाम था कि सत्य, न्याय, त्याग, उदारता आदि जो उदात्त मानवीय गुण हैं, उन गुणों को नाटकों में पात्रों के माध्यम से, घटनाक्रम के माध्यम से स्थान दिया गया और लोगों की उनके प्रति आस्था उत्पन्न करने की कोशिश की गई। सबसे ज़रूरी है, एक विश्वास खोए समाज में सत्य की, न्याय की, त्याग की, उदारता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और वो इस समय के साहित्यकारों ने किया। इसके साथ साथ चूंकि मुस्लिम आक्रांता भी उस समय आए थे और उनका शासन रहा और वो खत्म नहीं हुआ, उससे पहले अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना प्रभाव जमा लिया और अंग्रेज़ों का प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने कोशिश की कि हम भारतीयों का अपनी प्राचीन संस्कृति से नाता टूट जाए। मुस्लिम आक्रांत आए लेकिन हमारी मूल संस्कृति से नाता नहीं टूटा, हमारी सभ्यता से हम अपरिचित नहीं हुए, या हम अपनी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हीन समझना चालू नहीं किया था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने की एक लंबे अरसे बाद ये स्थिति हमारे भीतर आ गई थी कि आधुनिक काल का जब प्रारंभ हुआ, भारतेंदु युग का जब प्रारंभ हुआ, तो हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है उससे ही हमारा विश्वास समापन की तरफ जा रहा था। तो इस युग के नाटककारों ने एक कोशिश की कि प्राचीन जो भारतीय संस्कृति थी उसके प्रति प्रेम उत्पन्न किया जाए, उसके प्रति हमारे मन में गौरव भाव उत्पन्न किया जाए, और ये इस युग के नाटकों में हमको मिल जाता है। अगली विशेषता हम ले सकते हैं, वो जुड़ी हुई हालांकि इसी से, कि जब हम प्राचीन संस्कृति के प्रति गौरव की भावना लाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें प्राचीनता और नवीनता दोनों में संतुलन रखना पड़ेगा, और प्राचीन समय की अच्छाइयों को हमारे सामने लाना पड़ेगा, और प्राचीन समय की बुराइयों को दिखाते हुए उनसे बचने की कोशिश करते हुए भी हम दिखाई देने चाहिए। तो इस युग के नाटककारों ने अपने नाटकों में प्राचीनता और नवीनता दोनों का संतुलन रख करके समाज का सुधार और परिष्कार करने की कोशिश करने का उद्देश्य इन नाटकों में रखा। इसके साथ ही एक और विशेषता निकल के आती है कि उस जमाने में पारसी नाटकों का प्रभाव बहुत अधिक हो गया था, पारसी थिएटर का प्रभाव बहुत अधिक हो गया था, जिसमें अश्लीलता भरपूर पाई जाती थी। हालांकि मनोरंजन था, लेकिन वो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति से
पूर्णतः अलग थे। लोगों के मन को भटकाने का कार्य ही करते थे। तो इस युग के लेखक घटनाकार, क्योंकि ये आज़ादी के दीवाने थे, भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपने मन में उच्च भाव रखते थे, उदात्त भाव रखते थे, तो इनका हमारी प्राचीन संस्कृति और प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रति भी काफ़ी लगाव था। और पारसी थिएटर का जो दुष्प्रभाव था उसको आप दूर करना चाहते थे। तो इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से संस्कृत नाट्य शास्त्र की मर्यादा की रक्षा करने की कोशिश की, या कोशिश करते हुए पारसी थिएटर के प्रभाव को कम रखने की कोशिश इनके द्वारा की गई। लगभग हमने इस युग की सारी विशेषताओं को अपने में समाहित कर लिया है। इसके अलावा हम एक विशेषता को और रख सकते हैं कि जब ये कोशिश इस समय के नाटककारों द्वारा रही थी, तो इतना जब कोशिश कर रहे हैं तो उससे एक बात और निकल कर के आती है कि इतना करने के बाद निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता के मानसिक स्तर को, जो कि अपनी संस्कृति से कटने के कारण या अपने प्रति गौरव भाव नहीं रहने के कारण उनका स्तर नीचा आ गया था, उस स्तर को ऊपर भी ले जाना आवश्यक था। तो इन्होंने अपने इन नाटकों में ये कोशिश की कि भारतीय जनता का मानसिक स्तर इन नाटकों के माध्यम से ऊपर किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस युग के नाटकों की विशेषताएं भी उस युग की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हीं के साथ चलती हुई दिखाई देती, और जो उद्देश्य लेकर के इस समय के नाटककार चलते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति करती हुई ही आगे बढ़ती है। तो आज हमने इन विशेषताओं के साथ भारतेंदु युग की जो परिस्थितियां थी, भारतेंदु युग के जो नाटककार थे, भारतेंदु युग के जो नाटक हुए, और उस समय किस किस प्रकार के कितने भेद जो थे नाटकों के हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ कितनी विशेषताएं इस युग के नाटकों की थी, वो सारी बातें हमने जान ली है। इसी के साथ हमारा आज का ये व्याख्यान मैं यहीं पर इसको विराम देता हूँ, और आगे की चर्चा जिसके बाद छायावाद आता है, उस छायावादी का युग की हम चर्चा करेंगे, वो अगले व्याख्यान में होगी। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।